अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम, अगर आपकी किस्मत लिख सकते हम तो हर खुशी लिख दे। जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, जो मोड़ आपको आपकी मंजिल दिलाए, वो मोड़ आपकी तरफ मोड़ देते हम, वो मोड़ आपकी तरफ मोड़ देते हम। नमस्कार बच्चों, मैं सुमित केडी, आपके अपने चैनल सुमित केडी फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की लास्ट क्लास होने वाली है। जिन बच्चों ने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की लास्ट क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड लिखा मिलेगा, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ये आज जो पढ़ने वाले वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हम पढ़ के आ चुके हैं। जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, अपने रास्ते से डेविएट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक का क्या मतलब होगा भाई? तो रिफ्रैक्शन बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बताया? जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर से हो, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप कहोगे जी एटमॉस्फेयर से क्यों होगा? एटमॉस्फेयर में तो एयर है, तो बिल्कुल सही बात है, एटमॉस्फेयर में एयर है, लेकिन जो अर्थ है उसके सरफेस के ऊपर हर जगह टेम्परेचर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से जो एयर है वहां ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर, वहां पे जो एयर है कहीं पे कम भाई ठंडी है तो कहीं पे ज्यादा है। तो जहां कोल्डर जगह है, जहां कोल्डर है, वहां जो एयर की डेंसिटी है वो क्या मिलेगी भाई? आप समझ रहे होंगे, ज्यादा मिलेगी, ग्रेटर रहेगी। और जहां होटर एरिया है वहां एयर की डेंसिटी है वो क्या मिलेगी? लो मिलेगी। समझ गए? ये लो, ये हाई। यानी कि अब अपने को पता लग गया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी क्या है, अपने को पता है क्या है, लेयर है। और लेयर भी कैसी हो सकती है? कोई कोल्डर होगी तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा, यानी कि वो डेंसर कहलाएगी। और जो जो होटर होगी, गर्म होगी, वो एयर क्या कहलाएगी? डेंसर। रेयर कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? रेयर। बोलो समझ में आई? तो यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी रेयर और डेंसर यानी कि ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर मीडियम मिलेंगे। तो ये किस कारण हुआ? अलग अलग टेम्परेचर के कारण। तो कोल्ड एरिया और हॉट एरिया, यानी कि कोल्डर लेयर और हॉटर लेयर की वजह से एयर की डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी। और जब लाइट गोज फ्रॉम दीज लेयर्स इट रिफ्रैक्ट। समझ में आ गई? जब इस एटमॉस्फेयर के अंदर से लाइट जाएगी तो क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया? द रिफ्रैक्शन बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डेफिनेशन लिख देना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझ में आ गया? क्या बताया? द रिफ्रैक्शन caused by atmosphere is called एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये बात तो अपने को दिमाग में आ गई, क्योंकि अलग अलग लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर में, और अलग अलग लेयर की वजह से कहीं से लाइट रेयर से डेंसर में जा रही होगी, कहीं डेंसर से रेयर में। और ये आपको पढ़ाया गया था कि जब कोई मीडियम चेंज होता है, जब किसी लाइट का मीडियम चेंज होता है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है। ये बात हमने लिख ली। अब कुछ फिनोमिना है, सम नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कुछ बेसिक फिनोमिना जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग क्या बोलते हैं? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हैं ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो क्या एक्चुअली में तारे टिमटिमाते हैं? ट्विंकल का मतलब टिमटिमाना। तो आंसर है नहीं टिमटिमाते। अगर ये नहीं टिमटिमाते फिर ये दिखाई क्यों देते हैं? तो आपसे पहली बात पूछे व्हाई डू स्टार ट्विंकल, तो एक तो बोल देना इट इज ड्यू टू दी, एक लाइन तो लिख देना अगर एक नंबर में आता है, इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना है कि इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो गया। अब लिखिए, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो हमें पढ़ा है कि स्टार्स बहुत दूर होते हैं, तो लिखेंगे स्टार्स आर
वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। क्या बताया? स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारे बहुत दूर है भाई स्टार्स। अब क्या होता है फ्रॉम द अर्थ हो गया कि स्टार्स लाइट एंटर इनटू आवर अर्थ एटमॉस्फेयर। जो स्टार्स लाइट है, स्टार्स लाइट एंटर करती है भाई आवर एटमॉस्फेयर। इट कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट बाई atmospheric layer because atmospheric layer have different optical density। अभी पढ़ाया था, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। बोले बात समझ में नहीं आई कि जब स्टार की लाइट हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, स्टार लाइट एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, इट इज कंटिन्यूसली रिफ्रैक्ट, ये लगातार रिफ्रैक्ट होती है बाय द एटमॉस्फेरिक लेयर। बिकॉज एटमॉस्फेरिक लेयर से लगातार रिफ्रैक्ट। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर है डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। उसकी जो लेयर है उनकी अलग अलग डेंसिटी होती है। वेयर मोर रिफ्रैक्ट इट अपेयर to be bright and where less refract it appear to be dim। in this way the light coming from star reach to our eyes in this way more and less, यानी कि bright and dim, and we can say that stars twinkling। क्लियर होगी बात? दोबारा समझिए कि स्टार की लाइट बहुत दूर से आ रही होती है, जब वो हमारे एयर में आती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आती है। और अभी आपको बताती है कि एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग लेयर है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। कहीं कोल्ड एयर है तो वहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ हॉट एयर है वहाँ डेंसिटी कम हो गई। तो यहाँ कहीं रेयर कहीं डेंसर, तो रेयर से डेंसर कहीं डेंसर से रेयर में, इस प्रकार से वो जाती रहेगी। उस जाने की वजह से क्या होगा, वो लगातार कंटिन्यूसली क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्शन से तो जहाँ ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी वहाँ अपेयर हो जाएंगे ब्राइट, और जहाँ लेस रिफ्रैक्ट होगी वहाँ अपेयर होगी वो डिम। तो कभी ज़्यादा सस्ता हुआ दिखाई देगा तो कभी कम, तो कंटिन्यूसली चेंजिंग होती रहेगी। और इससे हमें क्या दिखाई देता है, वो स्टार अपेयर टू बी ट्विंकलिंग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एप्लीकेशन फर्स्ट। सेकेंड एप्लीकेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर के एप्लीकेशन को पढ़ते हैं। ये लिख लिया होगा, आप नोट डाउन कर लिया करो भाई। ऐसे कैसे? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में दूसरा टॉपिक देखिए अब इसका। दूसरी एप्लीकेशन सुनिए। स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। तो ये है दूसरी एप्लीकेशन भाई कि स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। मतलब ये हुआ कि जैसे वो एक्चुअली में है ना, उससे थोड़े ऊंचे दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? स्टार सीम्स हायर यानी कि स्टार्स हमें दिखाई देते हैं देन दे एक्चुअली आर, जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन से ऊंचा दिखाई देते हैं। कारण क्या है? तो देखो सपोज कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर पूछ ले जाए क्यों होता है तो आप वही आंसर दोगे, इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन है अभी मैं करवाने वाला हूं उन सभी में एक आंसर रहेगा, एक नंबर में आता है तो बिकॉज टू दी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। उसके अलावा एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अगर 2 नंबर 3 नंबर में आता है तो एक्सप्लेन, तो क्या बोलोगे? तो क्या लिखोगे भाई? लाइट फ्रॉम ए स्टार रिफ्रैक्ट एज इट लीव्स द स्पेस। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे ही वो स्पेस से निकल के हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी, स्टार्स की जो लाइट होगी वो क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। बोलो यहां तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब क्या होगा देखिए, एयर हायर अप इन द स्काई इज रेयरर बट नियर द अर्थ सरफेस एयर इज डेंसर, या लिखेंगे सो
एज लाइट, सो एज स्टार लाइट कम डाउन द डेंसर एयर बैंड द लाइट मोर। जो डेंसर एयर होगी वो लाइट को क्या कर देगी, बैंड कर देगी, क्या मोर कर देगी, ज्यादा मोड़ देगी, जिसकी वजह से दैट्स वाई स्टार्स सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। ये क्वेश्चन वाला उतार देना, दैट्स वाई स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। देखिए वह ऐसा कि ये हमारा स्टार था और ये हमारी अर्थ हो गई भाई। तो जब स्टार की लाइट हमारे पास आ रही थी तो ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। अभी बताया कि अर्थ सरफेस के जो नियर में है अर्थ सरफेस के, वो कैसा है भाई, डेंसर है। तो ये डेंसर हो गया, ये रेयर। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो ये कंटिन्यूसली क्या हो गई, बैंड हो गई, ऐसे समझ आ गया। तो क्या बताया, द सरफेस एयर इज डेंसर एज द स्टार लाइट कम डाउन द डेंसर एयर बैंड द लाइट मोर। तो लाइट हो गई, बैंड हो गई। और लाइन ऑफ साइट की वजह से आपको कहां दिखाई देगा, ये ऐसे। तो यानी कि पोजीशन थी ए, पोजीशन अपेयर हो जाएगी बी, क्योंकि लाइन ऑफ साइट सीधी रहेगी आपकी हमेशा, क्योंकि लाइट ट्रेवलिंग ने दैट्स व्हाई इट अपेयर एट दिस पोजीशन। तो ये डायग्राम भी बना लेना आप लोग अच्छे से। ये ऑब्जर्वर यहाँ दिखा देना आप लोग कि भाई ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन पे चलते हैं। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन की हमारे सिलेबस की ये लास्ट एप्लीकेशन है। क्या बताया, स्टार्स, हमें ये पता लग गया कि ट्विंकल क्यों करते हैं, स्टार्स ऊंचे क्यों दिखाई देते हैं जिस पोजीशन पे है वो। और थर्ड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, दूसरा नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है हमारी ये एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। बोल रहा है कि एक बात बता देता हूं कि आपका जो सूरज है वो 2 मिनट पहले उगाता है, अपने टाइम से 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है। भाई कितने मिनट तक, 2 मिनट बाद तक दिखता है। क्लियर होगी बात, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक हमारा जो सूरज हमें दिखता रहता है। तो अब इससे एक बात और पता लगी, अगर इफ देर इज नो एटमोस्फेयर on the surface of earth, then day will be 4 minutes shorter। ये बात आपके दिमाग में, 4 मिनट छोटा है क्योंकि 2 मिनट पहले उग जाता है और 2 मिनट बाद तक रहता है, तो 4 मिनट लंबा नहीं हो गया हमारा जो दिन है, तो इसलिए 2 मिनट क्या 4 मिनट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर, इसको समझते हैं। ये तो अपने को ये लिख देना है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं हो तो 4 मिनट लंबा हो जाएगा, क्योंकि 2 मिनट हमें पहले तक दिखाई दे रहा है सूरज उगने से पहले और 2 मिनट बाद तक। अब इसको समझते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे। पूछ लीजिए क्यों होता है एक नंबर में कि वाई एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों होता है, तो बोलेंगे इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अच्छे से देखना भी। तो सन ये हमारी अर्थ सरफेस है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि सूरज इस पोजीशन पे 2 मिनट पहले की बात हो रही है, ये ओरिजिन हो गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और सन यहां है। क्लियर होगी बात। तो क्या बोलेंगे, सपोज करना है, सपोज ये ए पोजीशन पे, सन इज बिलो दी हॉरिजन, सन इज बिलो दी हॉरिजॉन, the sunlight coming from less denser air to more denser air, या इसको आप बोल सकते हो लेस डेंसर मतलब रेयरर और मोर डेंसर मतलब डेंसर। तो रेयरर से डेंसर की तरफ आ रही है, तो लाइट कहां से आ रही है, जो सनलाइट है यहां से रेयरर से किस में आ रही है, अर्थ के सरफेस के पास आ रही है, तो डेंसर एयर में आ रही है। एंड लाइट इज रिफ्रैक्टेड डाउनवर्ड एज इट पास थ्रू एटमॉस्फेयर। एक बात और दिमाग में रख लेना कि जैसे जैसे वो लाइट इसमें से पास होगी वो रिफ्रैक्ट होती चली जाएगी बैंड को। देखिए लाइट सनलाइट मान लो ऐसे जानी थी, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन जैसे जैसे जाएगी ये ऐसे बैंड होती चली जाएगी। समझ में आ गई, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये क्या हो जाएगी आपकी, इस प्रकार से लाइट जा रही थी तो मान लो ये ऐसे जाती जाती क्या हो जाएगी, कंटिन्यूसली बैंड हो जाएगी भाई।
बोलो समझ नहीं आई। ये लाइट हो गई हमारा, ये सूरज ले लो, बैंड हो गई। अब ऑब्जर्वर तो यहां खड़ा है ना, उसको कैसा दिखाई देगा? लाइन ऑफ साइट से ऐसे सीधी। तो हमें जो सूरज है वो यहां दिखाई देगा, यहां से, क्योंकि लाइट ऑफ साइट से आपको सीधा ऑब्जर्व होगा कि ये जो सूरज है आपका वो कैसे दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा। दो में और इतने में जो ये लाइन मुड़ गई, इसकी वजह से कितने का अंतर आ गया? 2 मिनट का अंतर आ चुका है भाई। तो क्या बताया था? सन इज, सपोज करना है, सपोज सन इज बिलो द होरिजन, द सनलाइट कमिंग फ्रॉम लेस डेंसर टू मोर डेंसर एयर एंड लाइट इज रिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड एज इट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे ये लाइट एटमॉस्फेयर में जाती है, इट इज बेंडिंग। ठीक है भाई, आगे देखिए, आगे लिखेंगे बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, because of this atmospheric refraction the sun appear to be raised above the horizon। तो इसीलिए हमें वो कहां दिखाई देता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऊपर दिखाई देता है। विद डायग्राम इसको बनाना भाई, विद डायग्राम आप इसको बना लेना भाई, ठीक है ना। आगे समझ में इसको रंग करके अच्छा सुंदर सा बना सकते हो आप लोग। ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन खत्म होता है। अब हम एक टॉपिक बचा है इस क्लास का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये और डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटर हो जाती है, आपने सुना होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फैल जाना लाइट का। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का फैल जाना भाई, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि स्कैटर क्यों होती है लाइट। क्वेश्चन ये आता है कि लाइट स्कैटर क्यों होती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन तो समझ लिया, स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ? लाइट का फैलना ना। तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। इट मीन्स throwing a light in random direction भाई। ये बात हुई भाई। क्या बताया कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट को फेंक देना, थ्रो कर देना, किसमें? रैंडम डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर देना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। बोले बात समझ में आई नहीं? कि लाइट को फैला देना किसी भी डायरेक्शन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। टिंडल इफेक्ट, एक टॉपिक और आता है भी, टिंडल इफेक्ट। जब लाइट फैलती है ना तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या बताया? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आया कुछ समझ में? कि जिससे लाइट का जो पाथ हो बिकम विजिबल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है बाय पार्टिकल एंड इन इट्स पाथ, जो पाथ के अंदर जब कोई पार्टिकल टकराने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब बात आती है, इससे क्या होता है कि टिंडल इफेक्ट से क्या होता है कि जो पाथ है लाइट का वो क्या हो जाता है? विजिबल होता है। ये आपने देखा होगा जंगल में, या आप झाड़ू निकाल रहे हो, आपके रोशनदान से लाइट आ रही है, तो लाइट पे जब वो डस्ट पार्टिकल टकराते हैं उससे वो लाइट का पाथ क्या हो गया? विजिबल हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब इस पे क्वेश्चन क्या आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे? ये तो हमें पता लग गया कि भाई लाइट का फैल जाना क्या कहलाता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। अब प्रॉब्लम में आती है कि इसमें क्वेश्चन क्या आता है। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाई स्काई इज ब्लू, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है भाई? ब्लू है पानी पानी पानी, तो बताओ भाई क्यों है पानी पानी, ये नीला आसमान आपका नीला क्यों दिखाई देता है? तो इससे पहले मैं एक चीज बताऊंगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट दो प्रकार से होती है। एक तो बिग पार्टिकल के साथ में, बिग पार्टिकल, और एक होते हैं स्मॉल पार्टिकल भाई। किसके साथ में? छोटे पार्टिकल्स के साथ में। ध्यान से समझना इस चीज को। छोटे पार्टिकल जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इनसे टकराने से, छोटे पार्टिकल इनसे टकराएगी तो ये खुद भी छोटे, तो जो कलर है लाइट होती है वो कितने कलर की बनी होती है भाई? 7 कलर की। तो इनमें से जो लीस्ट वेवलेंथ वाले होते हैं, आपको पढ़ा चुका हूं मैं वेवलेंथ के बारे में, किसकी वेवलेंथ
लीस्ट होती है। तो जो कम वेवलेंथ वाले होते हैं वो इन मॉलिक्यूल से टकरा के क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं। बड़े वेवलेंथ जैसे कि रेड कलर वो फैलता नहीं है, तो इसलिए उसका स्कैटरिंग सबसे कम होती है। अब बात करते हैं बिग पार्टिकल। जब बिग पार्टिकल से टकराते हैं तो कोई भी वेवलेंथ इतनी बड़ी नहीं होती है कि जो उनके बराबर में हो, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कोई भी पार्टिकल इससे नहीं फैल पाएगा और वो क्या हो जाएगा, यहां पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो बिग पार्टिकल से टकराएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन। स्मॉल पार्टिकल से क्या हो जाएगा, उसके जो अलग अलग कलर है, जो कम वेवलेंथ वाले वो क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। वाई स्काई इज ब्लू, इसी टॉपिक को हम देखेंगे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में लिखेंगे। द सनलाइट, द लिख लेना भाई, द सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर। 7 कलर, क्लियर होगी बात कि जो लाइट होती है सनलाइट 7 कलर की मिलकर बनी होती है। व्हेन सनलाइट पास थ्रू एटमोस्फेयर, पास थ्रू एटमोस्फेयर, क्या बताया कि जब सनलाइट पास करती है एटमॉस्फेयर के अंदर से, जब ये ट्रेवल करती है तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोंगर वेवलेंथ कलर डू नॉट स्कैटर। वो तो स्कैटर होंगे नहीं, अभी बताया था कि जो बड़े पार्टिकल है, जो छोटी वेवलेंथ वाले होते हैं, लीस्ट वेवलेंथ वाले, वो फैल जाएंगे क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल है। तो जो डू नॉट स्कैटर, जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले कलर है, डू नॉट स्कैटर्ड, दैट्स वाई शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू कलर स्कैटर्ड मोस्ट इन द एटमॉस्फेयर, क्लियर होगी बात। अब शॉर्टर वेवलेंथ कौन है, ब्लू कलर, वो क्या होता है, फैल जाता है मोस्टली इन द एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर में नीला फैल जाता है। तो शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू स्कैटर्ड मोस्ट इन द एटमॉस्फेयर, या इन द स्काई भी कर सकते हो, इन द स्काई, दैट्स वाई स्काई अपीयर ब्लू। भाई तो समझ में आ गया होगा कि लाइट 7 कलर की मिलकर बनी होती है। जब वो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही होती है तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से लगातार कंटिन्यूसली टकरा रही होती है, जिसकी वजह से जो लॉन्गर वेवलेंथ वाले कलर है, रेड कलर हो गए, येलो कलर हो गई, वो तो फैलते हैं नहीं, लेकिन जो ब्लू कलर है जिसकी वेवलेंथ छोटी है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है एटमॉस्फेयर में या स्काई में, इसलिए हमें नीला दिखाई देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो या एरोप्लेन के यात्री होते हैं, वो जब ऊपर जाते हैं तो क्या उनको आसमान नीला दिखाई देता है, तो आंसर नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहां जब वो ऊपर ही चले जाएंगे तो इतना एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, वो खुद वहां चले गए, तो इसीलिए हमें आसमान काला दिखाई देगा, एक्चुअली में ब्लैक है, लेकिन स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें कैसे दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो पहली एप्लीकेशन क्लियर होती है। दूसरी एप्लीकेशन पे बात करते हैं, व्हाई सन लुक रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ये लास्ट एप्लीकेशन आज की, और ये क्लास भी हमारी यहीं पे खत्म होती है। व्हाई सन लुक रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, तो दूसरी एप्लीकेशन है, इसकी लास्ट भी है। वाई, आप लोगों ने देखा भी होगा, सन अपीयर रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। देखा होगा आप लोगों ने कि सनसेट हो रहा होता है, यानी कि छिपता है, और सनराइज मतलब उगने का, जब सूरज उगता है और छिपता है तो क्या होता है कि सन लाल दिखाई देता है। कारण क्या है, तो कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सपोज करते हैं कि ये हमारी अर्थ की सरफेस है, ये बड़ा अर्थ, ये सूरज है, यहां सूरज है मान लेते हैं, सनलाइट कैसे आना पड़ता है। तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, अगर पूछ ले 1 नंबर में तो आप बता दोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, लेकिन पूरा एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो ये हमारा सन है भाई, तो बोलोगे एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन इज नियर द ओरिजिन, नियर द ओरिजिन, सन इज नियर द ओरिजिन, दैट्स वाई सनलाइट हैव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, कि लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इन दिस
long journey, in this long journey most of the shorter wavelength वाले जल्दी फैल जाते हैं, most of the shorter wavelength color scattered out from the line of sight। समझ में आया? जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले थे तो लाइट ऐसे जा रही है, इसकी जो लाइन ऑफ साइट से फैल जाते हैं ऐसे शॉर्टर वेवलेंथ वाले। आया कुछ समझ में? इस तरह से ये फैल गए। सो द लाइट रीचिंग टू आवर आई, जो लाइट है हमारी आंखों में पहुंच रही है, सो द लाइट रीचिंग टू आवर आई हैव ओनली longer wavelength color light। जो हमारे पास आ रही होगी वो कैसी होगी? longer wavelength वाली कलर लाइट होगी। that is red, so sun appear red at the time of sunrise and sunset। दोबारा समझिए कि सन नियर द होरिजन था, at the time of sunrise and sunset sunlight have to travel longer distance, और in this long journey most of the shorter wavelength color, जो shorter wavelength वाले कलर होते हैं वो फैल जाते हैं, और जिनकी large wavelength होती है वो फैल नहीं पाते हैं। That's why जो रेड कलर है एंटर करता हमारी आंख में, रेड कलर एंटर करता हमारी आईज में, तो हमें कैसा दिखाई देगा? वो लाल दिखाई देगा। यहां तक क्लियर होगी? आप कोई पूछ रहे दोपहर में क्यों दिखाई देता? तो दोपहर में भाई ये लाइट है ना, ये डिस्टेंस है, कम दूरी तय करती है, इसलिए वो इतना स्कैटर नहीं हो पाता, इसलिए हमें वो कैसा 7 कलर ही दिखाई देते हैं। ये बताया आसमान नीला दिखाई देता है और सूरज लाल भी दिखाई देता है। एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया, उस एक्सपेरिमेंट में सारी चीजें दिखाई गई कि दोनों चीजें एक एक्सपेरिमेंट में करके प्रूफ करके दिखाया गया। तो वो एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले क्या किया गया? एक कोलोइडल सॉल्यूशन लिया गया। क्या लिया गया? एक कोलोइडल सॉल्यूशन लिया गया। कोलोइडल सॉल्यूशन जानते हो ना, देखने में तो होमोजीनियस बट एक्चुअली हेट्रोजीनियस, 9th क्लास से पढ़ के आए होंगे। इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस बट अपीयर होमोजीनियस। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन लिया। अब करना क्या है? ऐसे एक सोर्स से लाइट लेनी है, तो सोर्स से लाइट ऐसे जाएंगी, कन्वेक्स लेंस लगा दो। कौन सा लेंस लगा दो? कन्वेक्स लेंस। और ये इसकी फोकस है भाई, यानी कि सोर्स को, इस लेंस को इस तरह से अरेंज करना है कि इसका फोकस आ जाए यहाँ पे, क्योंकि फोकस से जब लाइट जाती है तो आप सभी जानते हो लाइट कैसे हो जाएंगी? पैरेलल। कैसे हो जाएंगी? यहां से जाने के बाद में ये लो पैरेलल, तो इसमें से कोलोइडल सॉल्यूशन जाएंगी। तो अब इस कोलोइडल सॉल्यूशन में, इस कोलोइडल सॉल्यूशन में जब पास होंगी तो जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट है वो फैल जाएंगी, जैसे होता है आसमान में, ऐसे ऐसे ऐसे। ये फैल गई, ये फैल रही है नहीं फैल रही? ऐसे आप समझ सकते हो कि जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली जैसे ब्लू कलर है ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। अब वो फैल के किस में जाएगा कलर? इसमें, पानी में। तो पानी कैसा दिखाई देगा आपको? ब्लू। ब्लू है पानी, पानी दिख गया, पानी ब्लू। अब ये लाइट यहां से ट्रेवल करके जाएंगी। अब इस लाइट में पता कौन सा कलर है? ओनली इस लाइट में ओनली रेड कलर है। इस लाइट में कौन सा कलर है? रेड कलर है। कारण क्या है? क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ वाले तो फैल गए, अब इसमें लार्जर वेवलेंथ वाले कलर है, लॉन्गर वेवलेंथ वाले। लॉन्गर वेवलेंथ किसकी होती है? आपको पढ़ा चुका हूं मैं, रेड कलर की। अब ये जा रहा है आगे, हमने दोबारा से क्या लगाया? कन्वेक्स लेंस लगाया। जहां इस कन्वेक्स लेंस का फोकस है, जहां इस कन्वेक्स लेंस का फोकस है वहां हमने एक स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी? एक स्क्रीन लगा दी भाई। तो अब ये लाल कलर यहां दिखाई, यहाँ के गिरेगा तो हमें कैसा दिखाई देगा? यहाँ जो अपेयर होगा ना, वही सूरज जो यहाँ था, सूरज या जहाँ पे जो सोर्स था वही यहाँ दिखाई देगा, लेकिन ये कैसा दिखाई देगा भाई? रेड। तो हमें दोनों फिनोमेना हो गए। स्कैटरिंग से ही ये पानी ब्लू हो गया, यानी कि आसमान नीला हो रहा है, तो यही कारण था, क्योंकि जो शॉर्टर वेवलेंथ वाले थे वो फैल गए थे, और आसमान जो सूरज था वो लाल दिखाई दिया, सन लाल दिखाई दिया, क्योंकि जब वो फैल जाते हैं कलर नीले वाले तो बच गया उसमें जो जिसकी लॉन्गर वेवलेंथ है रेड कलर, वो यहाँ से जाएगा और वो हमारी आंख में जाता तो हमें लाल दिखाई देता। तो ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ करके दिखाया था। तो बेटा आज ये टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जो भी आपको पढ़ाया गया आप नोट्स बना के तैयार करें, जितना हमने काम करवा दिया उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी है। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर पूछ ले। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।